पढ़ा था कि अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, वेल स्टेटमेंट किसी टाइम भी की जा सकती, जब तक नोटिस ना आ जाए, नोटिस आ जाए कि आपकी वेल स्टेटमेंट गलत है तो उसके बाद उसको रिवाइज नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स की रिटर्न को कैसे रिवाइज किया जा सकता है। 60 दिन तक बगैर अप्रूवल के कर सकते हैं। अगर 60 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद जो है आप उसको रिवाइज, अगर गवर्नमेंट का फायदा है तो फिर भी बगैर अप्रूवल के कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट का नुकसान है तो फिर आपको अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या तो वो अप्रूवल दे देगा तो ओके है, या नहीं देगा। लेकिन अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो 60 दिन, जिस दिन आपने अप्लाई किया उससे 60 दिन के बाद आपकी समझ लो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई, आप उसको रिवाइज कर सकते। सम टाइम वो कहता है इसके साथ ऑडिटेड अकाउंट्स लगाएं, तो वो अटैच करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा वो कह देता है कि चलो ऑडिटेड अकाउंट्स की ज़रूरत ही नहीं, से आपकी कोई फिगर गलत नहीं थी, कोई एनेक्जर ऐड करना भूल गए थे तो वो आपने ऐड किया, वो भी रिवीजन हो सकती। तो बाज़ दफ़ा कहता है ऑडिटेड अकाउंट्स अटैच करें, और बाज़ दफ़ा कहता है खैर है कोई बात नहीं अटैच ना करें। जब भी आप रिवीजन करेंगे साथ में एप्लीकेशन के ऊपर रीजन फॉर रिवीजन लिखेंगे। क्लियर है? चले हम पढ़ते हैं इसकी अंग्रेजी जरा आ जाए। कैन a return once furnished can be revised subsequently, and what are the conditions attached thereto? क्या क्या condition? If a person discovers any omission or wrong statement in a return, he may revise it by fulfilling कौन से वाली following condition. नंबर 1, इट इज लगा हुआ है इसके साथ क्या, रिवाइज्ड अकाउंट और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स। 1 मिलियन से कम की कंपनी है, इंडिविजुअल है या एओपी, तो वो सिर्फ उनके अकाउंट्स होते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा है 3 मिलियन तक, तो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, और वो सीएमए भी कर सकता है, वो सीए भी कर सकता है। 3 मिलियन से ज़्यादा कंपनी का कैपिटल है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। अकाउंट्स या ऑडिटेड अकाउंट्स अगर ज़रूरत हो तो इसके साथ अटैच होनी चाहिए इस रिवाइज रिटर्न के साथ। हाउएवर कमिश्नर में वेव, माफ कर दे ये वाली कंडीशन, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट फाइलिंग ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर हो गया? आगे चलते। टैक्स पेयर फाइल्स द रीजन फॉर द रिवीजन इन राइटिंग, और उस पर भी क्या करेगा, साइन करेगा। क्लियर है? तो साथ में रीजन लगाना है। अब इसके साथ अप्रूवल होनी चाहिए कमिश्नर की। हाउएवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई इफ द रिवाइज्ड रिटर्न इज फाइल्ड विद इन, कमिश्नर की अप्रूवल की पहले, इसका मतलब है पहले अप्रूवल लेंगे, लेकिन अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपने रिवीजन फाइल कर दी है तो कमिश्नर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फर्दर वेयर कमिश्नर हैज नॉट पास द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल इन राइटिंग फॉर द रिवीजन ऑफ रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ द, जो रिटर्न जो है रिवीजन वाज रिक्वायर्ड, आपने कहा कि मुझे रिवीजन चाहिए और वो 60 दिन तक हाथ बांधे बैठा रहा, इट विल बी एज्यूम्ड दैट कमिश्नर हैज, ये दरमियान में कुछ जगह बता रहे, पहले वो बताया कौन से वाला 60 दिन वाला, और फिर ये आगे जाके कि जब आपने जो है अप्लाई किया और वो 60 दिन तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो ऐसा समझा जाएगा कि जैसे उसने अप्रूवल दे दी है। और अगर उसने 60 दिन से पहले एक्शन ले लिया, अप्रूव कर दिया तो ओके है, नहीं अप्रूव कर दिया तो नहीं अप्रूव किया। फर्दर नो अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड इफ टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर्ड इज मोर देन और द लॉस डिक्लेयर इज लेस देन द मेंशन, जो अंडर सेक्शन 120 पहले वाली ओरिजिनल रिटर्न।
अंडर सेक्शन 120 के साथ लिखे ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न से इनकम ज्यादा बता रहे हैं या लॉस कम बता रहे हैं तो अप्रूवल की जरूरत। तो अब तकरीबन बात वही बन गई जो हमने क्या बनाया था, जो है वो बनाया था कि अगर 60 दिन है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, 60 दिन गुजर गए हैं तो फिर हम यहाँ से पढ़ाया था कि कौन से वाले कि और गवर्नमेंट का फायदा है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं, अगर गवर्नमेंट का नुकसान है और आपने अप्लाई किया और 60 दिन तक वो सुस्त रहा तो ये वाली बात आ गई। और इसके बाद क्या बचता है, वही वाली बात कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेता फिर जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। आगे चलते, टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज रिटर्न, ठीक है, ऊपर चले तो एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो सी वाली कंडीशन भी जो है फुलफिल करना जरूरी है। जरा देखें, टैक्सेबल इनकम इन, ठीक है, टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज रिटर्न इज ग्रेटर देन इनकम डिटरमिन कौन से वाली, प्रीवियस ऑर्डर। प्रीवियस ऑर्डर जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं फौरन ही आपका एक ऑर्डर आ जाता है कि भाई हमने आपका मान लिया है बाई टैक्स और एपलेट अथॉरिटी, यही वाली बात ऊपर है। और या लॉस कौन से वाला, जो है रिवाइज रिटर्न इज लेस देन जो पिछली रिटर्न में हो चुका था। तो ये ऑलमोस्ट उसने बात ये वाली कौन से वाली दोबारा कर दी है। तो वो कहता है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका जो है टैक्सेबल इनकम या ज़्यादा हो जाए या फिर आपका क्या हो जाए, लॉस कम हो। इफ़ एनी ऑफ अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड रिटर्न शैल बी कंसीडर कौन से वाली, इनवैलिड। तो डेफिनेटली जब कमिश्नर अप्रूवल देगा या अप्रूवल नहीं होंगे, ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन, द मोड एंड मैनर ऑफ सीकिंग द रिवीजन शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बोर्ड, अजीब सी बात है बस, ठीक है, ओके। द कमिश्नर शैल ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ बोनाफाइड ओमिशन, या वो तभी देगा जब उसको लगेगा जानबूझ के गलती नहीं की थी, और अगर उसको लगे जानबूझ के गलती वो कहेगा रहने दे, अब मैं आपको नोटिस भेजूंगा, नोटिस का फिर रिप्लाई करना जो भी है। खैर आगे चलती है। अब है जरा एक सिस्टम समझे, आपने पहले भी समझा हुआ है, उसको जरा ध्यान से देखें। एक आप रिटर्न फाइल करते हैं, फौरन ऑर्डर आ जाता है 120 का कि भाईजान हमने आपकी 120 सेक्शन होता है, हमने आपकी रिटर्न मान ली, परेशान ना हो। बट ये वाली रिटर्न आप फाइल करते हैं, वो नहीं फाइल करते, तो कहते हैं इसको कि आपने सेल्फ असेसमेंट की है। इसको कौन से वाली असेसमेंट कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट। भैया आपने अपनी असेसमेंट की है, हमें तो नहीं पता सही है या गलत है, खैर आप जैसे कहते हैं मान लेते हैं, ठीक है। अगर उनको बाद में कोई इशू नजर आए तो वो आपको नोटिस भेजते हैं। क्या भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि मेरे एसेट जो हैं 22 लाख के हैं, 30 लाख का तो एक प्लाट हमें मिला है कहीं पे, भाईजान ये कहां से आया। उन्होंने आपको क्या भेजा, नोटिस भेजा। जैसे ही नोटिस आता है आप उसका रिप्लाई करते हैं कि नहीं भाईजान आपको गलत फहमी हुई है, वो प्लाट मेरा जरूर है बट वो इस साल मेरे नाम आया है वालदैन से, तो मैं तो रिटर्न पिछले साल तक की फाइल कर चुका हूं, उन सालों में मेरे पास वो नहीं था, या जो भी आपके पास रीजंस, वो आपको नोटिस भेज देंगे। हमारे मुताबिक आपकी सेल बहुत ज्यादा, आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्रेडिट समझते हैं, बैंक में जो क्रेडिट होते हैं वो इनफ्लो होता है और जो डेबिट्स होते हैं वो आउटफ्लो। आप अपनी सेल कम दिखा रही हैं तो आप उनको बताते हैं कि भाईजान ये एडवांसेस हैं, और एडवांसेस की बेसिस पे तो कि मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं दी, कोई पता नहीं एक पढ़ा है कहीं पे FAR 1 में कि कब आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन करनी है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैं उसको अपनी इनकम कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं उसको अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की। अगले साल देखें तो आपको यही जो पैसे आए हुए मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया हुआ है, अपनी सेल्स में कन्वर्ट किया, एंड सो ऑन। ये मेरी सेल्स नहीं है, जो भी है आप रिप्लाई करते हैं। अगर तो वो आपके रिप्लाई से मुतमिन है, यहीं पे बात खत्म हो जाती। अगर वो आपके रिप्लाई से मुतमिन नहीं है तो वो आपको शो काज भेजेंगे, वजह बताओ ये तुमने झूठ क्यों बोले।
हमारे मुताबिक तो ये तुम्हारा एसेट है और पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, या हमारे मुताबिक ये तुम्हारी सेल एंड सो ऑन। उस शो काज का भी आप क्या देते हैं? रिप्लाई। अगर वो मुतमिन है तो ठीक है, अगर वो मुतमिन नहीं है तो वो ऑर्डर भेजेंगे और आपकी असेसमेंट को अमेंड कर देंगे। आपकी कौन से वाली थी? सेल्फ असेसमेंट, अब हो जाएगी अमेंडेड असेसमेंट। यानी आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट सही नहीं की थी, आपने अपनी इनकम और एसेट की असेसमेंट सही नहीं की थी। अब वो ऑर्डर आएगा तो साथ में आएगा एक चालान, कहेंगे भाईजान ये इतने पैसे जमा कराओ। होता कैसे है जरा देखिएगा, आपने अपनी इनकम टैक्स शो किया था 2 लाख, वो कहेंगे हमारी अमेंडेड असेसमेंट के मुताबिक कितना बनता है? 8 लाख। आप 2 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं तो ये 6 लाख का चालान आ रहा है, ये पे कर दें, ये ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है? अब दोबारा से आप रिटर्न फाइल करते हैं, इसको वो क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट। आप जब रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो इसको वो कहता है सेल्फ असेसमेंट। हमारी तरफ से नहीं है, ये आपने अपनी असेसमेंट की है। बाद में उस रिटर्न में कोई कमी बेशी नजर आए तो आपको क्या भेजते हैं? नोटिस। आप उसका रिप्लाई देते हैं, अगर वो ठीक लगे तो बात खत्म हो जाती है, अगर ठीक ना लगे तो क्या भेजता है? शो काज नोटिस। इस शो काज नोटिस का आप क्या देते हो? रिप्लाई। उसको लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर में कहता है इतने पैसे जमा कराओ, और आपकी जो असेसमेंट थी उसको अमेंड करके आपके इनकम को बढ़ा देता है, आपके एसेट्स को बढ़ा देता है और कहता है इतने पे करो। सिर्फ और सिर्फ, अच्छा आपने आपका टैक्स कितना बनता था? 8 लाख। आपने 2 लाख दिया, अच्छा काम किया ना? हाँ, गलत काम किया तो गलत काम की होती है पेनाल्टी। तो आपको ना सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा बल्कि क्या देनी पड़ेगी? पेनाल्टी। अच्छा, नोटिस आता है कुछ 6 साल, मैंने 6 साल पुराना, ये सारा काम आपने 2020 में किया था और नोटिस आ रहा है 2024 में। टाइम इज मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो आपसे ना सिर्फ टैक्स लेता है बल्कि पेनाल्टी लेता है, बल्कि इंटरेस्ट रहता है जिसको डिफॉल्ट सरचार्ज कहते हैं। क्या कहता है? डिफॉल्ट। तो 3 तरह की अमाउंट अब आपको देनी पड़ेगी। 6 लाख रुपया ऊपर वाला टैक्स, गलत काम की पेनाल्टी, और जितनी देर पैसा यूज किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको क्या कहता है? डिफॉल्ट सरचार्ज। अगर तो नोटिस आने से पहले पहले आपको लगे रिटर्न रिवाइज करके पैसे दे दें उनको, तो आपको पेनाल्टी में थोड़ी बहुत बख्शिश हो सकती। अगर नोटिस आ गया और अभी शो काज नहीं आया तो अभी भी आपको पेनाल्टी में कुछ छूट, बाकी 2 पे करने पड़ेंगे, पेनाल्टी में कुछ बख्शिश हो सकती। और अगर नोटिस आया और ऑर्डर नहीं आया, यानी शो काज नोटिस आ गया, ऑर्डर नहीं आया, तो अभी भी 50% पेनाल्टी दे के आपकी जान बच सकती है एंड सो ऑन। चले पढ़ते हैं कहां पे कितनी जान बच सकती जी। डिफॉल्ट सरचार्ज देना होगा, वो जरूरी है। चलें देना होगा या नहीं देना होगा, आओ जरा देख लेते। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड व्हेन फाइलिंग ए रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, चाहे उन्होंने दिलाया है या आपको खुद शर्म आई है, जो भी है। प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग कौन से वाला? रिवाइज रिटर्न। फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिवाइज रिटर्न। टाइम ऑफ फर्निशिंग कौन से वाली? रिवाइज रिटर्न और अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेड। ठीक है, आ जाओ जरा। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, भाई जरा हिसाब किताब लें। उससे पहले पहले अगर आपका ज़मीर जाग गया तो आप
टैक्स शॉर्ट पेड या 6 लाख रुपया, कितना कम पे किया था, बनता कितना था 8, आपने ढीठ बन के 2 लाख रुपए जमा करा, प्लस क्या जमा करवाने, हाँ शायद पेनल्टी से बचत हो जाए, नो पेनल्टी, तो नोटिस नहीं आया, पहले पहले आपका ज़मीर जाग गया तो उसने पेनल्टी की बचत आपसे करवा। नोटिस आ गया लेकिन अभी शो काज नहीं आया, नोटिस आ गया शो काज नहीं आया, तो कहते हैं एक तो जो कमिश्नर ने उसमें टैक्स लिखा है डिफॉल्ट अमाउंट वो करवा दें, और दूसरा कौन से डिफॉल्ट सरचार्ज अमाउंट और सरचार्ज प्लस कितनी 25% पेनल्टी जमा करवा दें, ठीक है, जितनी भी बनती है 25%। आफ्टर इशू नहीं पेनल्टी जितनी बने, इसका 25% नहीं, जितनी पेनल्टी खास रेट होते हैं 100 रुपया, लाख, 2 लाख, जितनी भी थी उसका 25%, अमाउंट का 25% नहीं बल्कि जितनी पेनल्टी यानी जो भी बनता है जुर्माना उसका 25% जमा कर, गलत काम का जो भी जुर्माना है हमारे सिलेबस में नहीं है। आफ्टर इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस फॉर द, उसने कहा शो काज है, अगर जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारी असेसमेंट को क्या कर दूंगा, अभी आया नहीं, अमेंडमेंट हुई नहीं, बल्कि क्या आया है शो काज नोटिस के मैं तुम्हारी असेसमेंट को अमेंड क्यों ना करूं, ये शो काज होता है। तो फिर आपने क्या जमा कराना पड़ा, टैक्स अवेडेड जितना टैक्स चुरा चुके, डिफॉल्ट सरचार्ज और कितनी पेनाल्टी 50%। अगर आपने ये सारी अमाउंट जमा करा दी ऐसा समझा जाएगा शो काज आया ही नहीं। तो इफ दिस अमाउंट इज पेड शो काज नोटिस शैल हैव, और अगर ऑर्डर आ गया तो अब सारे का सारा जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ले जी, रिवीजन इतनी भी औखी नहीं है। इफ अ पर्सन फाइल्स आर रिटर्न इट विल बी अज्यूम्ड दैट हिमसेल्फ साइन इट, कौन से वाला, अनलेस ही प्रूव अदरवाइज। कल मैंने बताया था ना कि जो भी अपने रिटर्न फाइल करता है उसके साइन होते हैं, अगर कोई जो है डिफरेंट कोई और ना वो प्रूव कर दे तो यही समझा जाता है उसी ने। यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों सेक्शन ओके हैं। चले आगे चलते। इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कुछ उन्होंने, खैर ये रट्टा समझ लें या बोर समझ लें या जो मर्जी समझ लें, बस ये करने हैं। खैर मैं समझा सकता हूं लेकिन ज़ाहिर याद तो करना है आप लोग। अब आगे चलते हैं। 2021 में एक नई बात सामने आई, आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे, अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ना करें तो वह इनकम फ्रॉम हो जाता है ना, कहीं सुना था। और अगर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ना करें तो वो आपका एक्सपेंस ही नहीं मानते, 25,000 से ऊपर वाली अमाउंट, ये सुना हुआ है हमने, सेक्शन 21 अभी पढ़ना है, लेकिन ये बाज़ जगहों पे हमने पढ़ा हुआ है कि बैंक के थ्रू अगर आपने एक्सपेंसेस 25,000 से ऊपर वाले कैश के थ्रू पे नहीं कर। ये जो बैंक होता है ना, ये जब भी एफबीआर पकड़ता, हाँ ये तूने बैंक के थ्रू नहीं किया, तो वो कहते ये देखो हमने बैंक के थ्रू किया। तो एफबीआर कहता है यार ये वाला बैंक तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो कोई और बैंक देखता रहा, उनमें तो ये ट्रांजैक्शन थी नहीं। तो उन्होंने फिर एक कानून बना दिया कि आपके बिजनेस के जितने भी बैंक हैं वो हमें डिस्क्लोज करें। किसके? बिजनेस के जितने भी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के जितने भी बैंक हैं वो हमें बताएं। हमने कहा कैसे बताएं? वो कहते हैं पहली दफा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फॉर्म 181 होता है उसके थ्रू, और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो इसको अमेंड करें, इस फॉर्म को, और इसमें ऐड करें कौन से वाले, बैंक अकाउंट। क्या ऐड करें? अपने बैंक अकाउंट। एमसीबी वाला है वो बैंक अकाउंट है, वो करंट है या सेविंग है वो करें, और उसका अकाउंट नंबर अपना ऐड करें, ताकि कल हम अगर आपको कहें कि आपने ये बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं की तो आप मुझे बताएं कि हमने बैंक के थ्रू की है और वो बैंक इस लिस्ट में ना हुआ तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। दोबारा, कुछ ट्रांजैक्शन है बैंक के थ्रू ना करें तो वो क्या बन जाती हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है वो 25,000 से ऊपर अगर कैश में कर दें तो वो एक्सपेंस क्या हो जाता है, डिसअलाउ। ये वाली बात समझ आती। लेकिन ये उन बैंकों के थ्रू करें जो आपने एफबीआर को क्या किए हुए हैं, डिस्क्लोज किए हुए हैं।
और अगर आपने ये बैंक डिस्क्लोज ना किया तो ऐसा समझा जाएगा आपने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन ही नहीं की। यानी आपने एमसीबी डिक्लेयर किया, अलबरका बैंक किया है, यूबीएल किया है, लेकिन आपने बैंक अल-फलाह नहीं उनको बताया। अब बैंक अल-फलाह के थ्रू पेमेंट किए जा रहे हैं, कल को वो कहेंगे भाई ये तुमने 25,000 से ऊपर खर्चा था, बैंक के थ्रू किया, आप कहेंगे जी जी मैंने बैंक के थ्रू किया, बैंक दिखाओ, ये बैंक अल-फलाह, वो कहेंगे आपने हमें बताया था इस बैंक का, लिहाजा हम इस बैंक को बैंकिंग ट्रांजैक्शन मानते ही नहीं। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट समझ आ गया? चले आए पढ़ते, अंग्रेजी पढ़ते। अच्छा, बैंक, बिजनेस बैंक अकाउंट, सैलरी का बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट, एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू कमिश्नर द बैंक अकाउंट यूटिलाइज बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ ठीक है, बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर थ्रू कौन से वाला, ओरिजिनल या मॉडिफाइड, कौन से वाला, फॉर्म 181, 181 लिख ले, फॉर्म 181 मशहूर फॉर्म, अब प्रैक्टिस में जाएंगे तो फॉर्म 181। तो या ओरिजिनल जब पहली दफा कर रहे हो, और अगर आपकी पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो उसको क्या करें, मॉडिफाई करके उसमें ये वाले बैंक ऐड करें। एडिट करके, एडिट करने का एक ऑप्शन होता है। चलें, बिजनेस बैंक अकाउंट मीन्स अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर टू द कमिश्नर थ्रू ओरिजिनल या कौन से वाला, मॉडिफाइड। ओके, ओनली बिजनेसेस, सोल प्रोपराइटर, एओपी या कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द थ्रू कौन से वाला, एफबीआर पोर्टल, आईरिस, आईरिस के थ्रू अपने हमें बता दे तो ई पोर्टल इसका एफबीआर का कौन सा है। अरे लास्ट डेट कौन से वाले, डिक्लेयर द बैंक को 2021, 3-4 साल पहले उन्होंने कहा था। आपने लीगल इम्प्लीकेशन, अगर आपने नहीं कराया, एन एक्सपेंस इंकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस शैल बी इनएडमिसिबल व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 21 वाला, उसने कहा था 25,000 से ज्यादा का खर्चा हो तो किसके थ्रू करें, बैंक के थ्रू। आपने कर दिया, वो फिर भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने बैंक उसको मॉडिफाइड या ओरिजिनल फॉर्म के थ्रू डिक्लेयर नहीं किया। आज वो चीजें बताया आपको जो आपने की हुई है। इधर आएगा वेल्थ स्टेटमेंट, आइएगा सर। वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें सारे एसेट्स होते हैं, पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था हमने। आ जाए जरा, पता नहीं वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी होती थी। आ जाए जरा, पढ़ा था कहीं पे वेल्थ स्टेटमेंट, मैं इसको WS कह रहा हूं। और ये कौन सी वाली, इसमें इनफ्लो यानी सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस यानी आउटफ्लो। 2023 में मेरे पास सारे एसेट थे और एक कार भी थी। 2024 में अगर मैं कार बेच दूं और पैसे बैंक में रखूं तो मेरा बैंक, उसको पता चल जाएगा कि कौन सा एसेट मैंने क्या किया है, उसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया। और कोई नया एसेट खरीदूं, जैसे पिछली दफा मेरे पास प्लाट अगर नहीं था और इस दफा प्लाट लिखूंगा तो वो जहर हो जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, उसमें सारी एसेट और लाइबिलिटीज होती। वेल्थ रिकंसिलेशन क्या होती है, पिछले दफा मेरे पास से एसेट 100 रुपए के थे, इस दफा मेरी इनकम 70 रुपए है और मेरे खर्चे 60 रुपए हैं, तो मुझे कितने की बचत हो गई, 10 रुपए की। तो मेरे एसेट कितने होने चाहिए, 100। ये रिकंसाइल करती है हमारी किसको, वेल्थ स्टेटमेंट। जो फॉरेनर है वो कौन सी वेल्थ स्टेटमेंट, एक ये 116 वाली सुना था कहीं, ये 116, वो 116A वाली, बस ठीक है, ओके। आज पढ़ते हैं सर। वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट कैन commissioner demand through notice wealth statement from any person, and what are the contents of wealth statement? Commissioner may by notice require an individual to file, क्या कह सकता है कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करो। इट विल कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर,
टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नई बात है या ओके? वेल स्टेटमेंट में सारे के सारे क्या होंगे, एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटीज, और उसके डिपेंडेंट, फैमिली डिपेंडेंट हमने पढ़ा था कहीं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, स्पाउस हो गया, माइनर चिल्ड्रन हो गया, वो सारे उसके अपने भी एसेट्स होंगे, स्पाउस के, माइनर चिल्ड्रन और अदर डिपेंडेंट। ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, यूजुअली 30 जून होती है, एज ऑन होती है, फॉर द ईयर होती है बैलेंस शीट, तो वेल स्टेटमेंट भी एज ऑन होगी, ठीक है। चल, वेल स्टेटमेंट टाइप चीज होती है बैलेंस शीट पे, ओके। एसेट ट्रांसफर बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस एंड कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर। मैंने कार बेच दी और उसकी कंसिडरेशन किससे हो गई, तो उसको पता चल गया कि एसेट ट्रांसफर हो गया मेरा, और उसकी जो कंसिडरेशन है वो किस में आ गई है, बैंक में आ गई। क्लियर है? और अगर कार के बदले में मैं कार ले लेता तो हो सकता है GLI चली जाती और उसकी जगह XLI आ जाती, वो नजर आ रहा हो जी, ठीक है, सिंपल बात है। डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मेरे आउटफ्लो आ रहे होते हैं, यस आउटफ्लो आ रहे होते हैं, आगे चलती है, उसकी स्पाउस के और उसके डिपेंडेंट के भी, और इसके साथ अटैच होती है, पता नहीं ये क्या बला है, वेल्थ रिकंसिलिएशन, जो ओपनिंग बैलेंस, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट, कौन से वाला, जो नोटिस होती है, यूजुअली किसके साथ फाइल करते हैं, यूजुअली किसके साथ, रिटर्न के साथ ही फाइल कर, रिटर्न के साथ ही वेल स्टेटमेंट फाइल कर। इसमें कोई बात जो समझना है, वापस अगर हम जाएं तो सारे एसेट्स उसके डिपेंडेंट्स के सारे होते हैं जी, होते हैं। उसके बाद कौन से वाले, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट ट्रांसफर किया, सारे खर्चे, और फिर उसके साथ क्या लगी होगी, 4 चीजें, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटीज, कोई एसेट ट्रांसफर हुआ और उसकी कंसिडरेशन, और फिर कौन से वाले, सारे खर्चे, और साथ में क्या लगी होगी, ओके। चले, किस बंदे के लिए, ऑन विच इंडिविजुअल क्या है, मैंडेटरी टू वेल्थ स्टेटमेंट, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट का नहीं है। चले, टू फर्निश्ड कौन से वाले, वेल्थ स्टेटमेंट और उसके साथ कौन से वाली, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द रिटर्न, या मैं पहले पता इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, ठीक है। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न 30 सितंबर है तो वेल्थ स्टेटमेंट भी 30 सितंबर। एवरी मेंबर ऑफ इसको छोड़े, इसको छोड़, आगे कैन ये बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे वाला बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, कैन वेल्थ स्टेटमेंट वन फर्निश्ड बी रिवाइज्ड, यस। नोटिस ऑफ असेसमेंट या अमेंडेड असेसमेंट आने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, जितने दफा चाहे रिवाइज कर सकते। तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न को भी जितने दफा चाहे रिवाइज कर सकते? ना ना, 60 दिन तक कर सकते हैं इनकम ना, 60 दिन के बाद देखेंगे गवर्नमेंट का फायदा है तो कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट का नुकसान है तो अप्लाई करना। वेल्थ स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वेल्थ स्टेटमेंट जितने दफा चाहे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर नोटिस आ गया किसका, असेसमेंट का, फिर कुछ नहीं कर सकते। आए जरा पढ़ते, इफ ए पर्सन डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन वेल्थ स्टेटमेंट ही कैन रिवाइज इट बाय द इंटीमेशन टू द कमिश्नर, कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है या जस्ट बता देना है, जस्ट बता देना। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर द रिसीट फॉर द, ये पता नहीं कौन से वाला है, नोटिस फॉर द अमेंडमेंट इन असेसमेंट, वो वाला नोटिस जो आपके किसको चेंज कर ले, असेसमेंट को चेंज कर ले। एक होती है सेल्फ असेसमेंट, एक होती है अमेंडेड असेसमेंट, ये पता नहीं कौन सी बला। जब नोटिस आता है और वो कहता है गलत तुमने लिखा हुआ था, अब ऐसे लिखो, तो वो क्या बन जाता है, ये नोटिस आने से पहले जितने दफा चाहें आप क्या करवा सकते हैं, अपनी
सेल्फ जो है जो असेसमेंट पूरी नहीं, असेसमेंट में दो चीजें, एक रिटर्न एक वेल्थ स्टेटमेंट को जितने दफा चाहे रिवाइज कर सकते। रिवाइज वेल्थ रिकॉन्सिलेशन और रीजन फॉर द रिवीजन विल बी फाइल्ड। हाँ ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज होगी तो साथ में वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी रिवाइज होगी। ओके, इफ कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रिवीजन इज मेड फॉर करेक्टिंग कौन सी वाली, बोनाफाइड ओमिशन और रॉन्ग जो है रॉन्ग स्टेटमेंट, ही विल डिक्लेयर सच रिवीजन एज वैलिड। बात खत्म। ठीक है, आखिरी बात और इधर ही खत्म करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कितने 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न जितने दफा चाहे रिवाइज कर सकते हैं या वेल्थ स्टेटमेंट जितने दफा चाहे। वेल रिटर्न सिर्फ 60 दिन है, वेल्थ स्टेटमेंट के लिए 5 साल है, लेकिन अगर नोटिस आ गया तो 1 दिन भी नहीं, बस खत्म। थैंक यू।